All the parents, very good morning. And आज हम बहुत स्पेशल ओकेजन में हैं एंड ये ब्यूटीफुल जो वेबिनार है आज का, स्पेशल पेरेंटिंग फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। एंड थैंक यू सो मच फॉर कल्पना मैम, क्योंकि मैं उनको 15-17 ईयर्स से जानती हूँ एंड शी वाज द ओनली वन जिन्होंने मुझे पहली बार ब्रेक दिया था किसी स्कूल में। एंड नाउ अगेन शी इज द ओनली वन जिन्होंने मेरे होम टाउन रायपुर, आई बिलोंग टू रायपुर, और मेरे रायपुर के लोगों से मुझे कनेक्ट करने का पहली बार मौका दिया। एंड आई एम सो मच हैप्पी कि आज मुझे लग रहा है कि जैसे मेरे मायके वालों से मैं बात कर रही हूँ। तो आई एम वेरी मच ग्लैड एंड थैंक यू सो मच, माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू NH Goel वर्ल्ड स्कूल जो उन्होंने इतने स्पेशल टॉपिक के लिए इनिशिएटिव लिया। एंड वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल द डेडिकेटेड पेरेंट्स, all the mummies and papas, because you are all the time on the toes for the children, right? So before we starting the session, मेरे कुछ रिक्वेस्ट है आपसे। आप अपने पास एक नोटबुक और पेन रखें। Is it possible? सबके पास एक नोटबुक और पेन हो? Please arrange that. और पूरे सेमिनार के दौरान आप अपने को म्यूट रखेंगे और लास्ट सेशन जो होगा हमारा वो क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। एंड ड्यूरिंग द सेशन यदि आपकी कोई भी क्वेरी है या कहीं पर भी आपको लगता है यस ये बहुत अच्छा है, तो उसमें चैट बॉक्स में आप फटाफट डालते जाएं। गुड लग रहा है, एक्सीलेंट लग रहा है, कोई यस है या एनी क्वेरीज है, तो लास्ट में हम सारी चीजें एड्रेस करेंगे और फाइनल राउंड जो होगा हमारा वो क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। सो शुड वी बिगिन? राइट, ओके। सो यदि हम सब तैयार हैं तो लेट अस सी। मैं आप सबको देखना चाहूंगी, सबके वीडियोस ऑन रहे। कैन यू शो मी राइट हैंड? राइट हैंड सब दिखा सकते हैं अपना? यस। अब राइट हैंड को ऊपर लेके जाइए प्लीज, अब पीछे लेके जाइए और बिल्कुल इस तरह से पैडिंग कीजिए, बिकॉज वी आर वेरी फॉर्चुनेट क्योंकि स्कूल ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं और आप इतने दूर से मिल सके और हम अपने स्पेशल बच्चों के लिए बहुत स्पेशल टॉक कर सके। तो वी नीड टू पैट आवरसेल्फ फर्स्ट, राइट? और अब आज हम बात करते हैं हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज 130 करोड़ पॉपुलेशन, और उसमें से भी 4 to 8% ही बच्चे ऐसे हैं जो हर 10 में से एक बच्चा है जिसको कभी या तो पैदाइशी या बाद में एक्वायर्ड कोई ना कोई डिसेबिलिटी हुई है, चाहे लर्निंग डिसेबिलिटी है, चाहे बहुत हाइपर एक्टिविटी है, चाहे मस्कुलर कोई प्रॉब्लम आ गया, डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज्म है, या कोई आंखों में प्रॉब्लम आ गया या सुनने का प्रॉब्लम आ गया। और हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो इन 4 to 8% बच्चों में से भी 35.29% बच्चे हैं जो स्कूल तक पहुंच पाते हैं। So we are talking about the gifted parents and with gifted children, right? So अब एक चीज बहुत क्लियर है कि आज हम सबको मौका मिला है एज ए पेरेंट, और हम सब बिल्कुल रिफ्लेक्शन है अपने पेरेंट्स के। कैसे पेरेंट्स के रिफ्लेक्शन है बताइए? आप सबको याद होगा जैसे हम पैदा हुए थे, किसी ने बोला तू मम्मी के ऊपर गई है, कोई पापा के ऊपर गई है, तू ऐसी दिखती है, तू ऐसा बिहेवियर है, तू गुस्सा करती तो पापा जैसा करती है, तू काम करती तो मम्मी जैसी। तो सुन के हमारे पूरे संस्कारों का बीज आ गया, या तो हम इसके जैसे हम उसके जैसे। फिर हमें जो शिक्षा मिली, हमें जो संस्कार मिले, हमारे को कभी कभी इतना एनकरेजमेंट हमारे माता पिता देते थे, कभी क्रिटिसाइज भी करते थे, फिर वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते थे, उनकी हैबिट्स, उनके रिलेशनशिप को वो कैसे मैनेज करते थे, ये सारी चीजें आज हमारे मॉरल्स हैं, हमारे वैल्यूज हैं, हमारे बिलीव्स हैं, और इसी वजह से हम अपने लाइफ के डिसीजन लेते हैं, राइट? और यदि ये राइट लगता है तो आप शांति से मत बैठो, फटाफट अपने चैट बॉक्स में लिखो राइट राइट राइट, क्योंकि हमें सबको एक्टिव रहना है, ठीक है? तो यदि आपको जो भी बात सही लगती है तो आप उसमें लिखिए राइट। तो हम सब अपने पेरेंट्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जिस तरह से आज हम बिहेव करते हैं। तो अब एक एक्टिविटी करेंगे सबके सब, ठीक है? कोई भी काम शुरू करते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं, सबके सब करते हैं। रेज योर हैंड, हाथ उठा के बताइए, सब करते हैं, राइट? तो अब हम काम शुरू करने से पहले एक चीज याद रखें कि हम कौन और ऊपर वाला, यदि दोनों को मिला लेंगे तो हमारा काम कैसा होगा? परफेक्ट होगा। तो सबके सब एक बार ऐसा करके देखें, सबके सब बिल्कुल ऐसा, राइट?
और अब मैं जो बोलूँ एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। अब ये अपने थंब और फिंगर जो मिली हुई है, इसको अपने चिन को टच कराएं, चिन को टच कराएं। राइट। अब मैंने क्या बोला, जस्ट चेक, मैंने बोला चिन को टच कराएं, तो आप सबने कहाँ टच करा दिया है? राइट। इसका मतलब कि हमने जो अपने माँ बाप से सीखा है वो उनके बोलने से नहीं सीखा है, उन्होंने जो किया है वो देख के सीखा है। राइट। और जो उन्होंने हमें दिखाया है उससे हमने सीखा है। इसलिए हम अपने बच्चों को कितना भी बोल वचन करेंगे वो नहीं सीखेंगे, तो बेटर कि हम करके दिखा दें या उनको शो करके दिखाए। ओके, तो ये हमारी लर्निंग स्टाइल है। तो हमारे शब्द बहुत कम काम करते हैं, लेकिन हम जो करके दिखा रहे हैं वो बहुत परफेक्ट काम करते हैं। हमें अपने से समझ में आ गया? राइट। आप चैट बॉक्स से लिखते जाओ। राइट। ओके, अब शुरू करते हैं हम एक रियल स्टोरी के साथ, क्योंकि हमारे बच्चे और हम पेरेंट्स इनसे बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। एक लड़की कंचन गाबा नाम की, जो कैलकाटा में 8 ईयर्स की थी, और शी वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। मतलब पेरेंट्स बहुत प्राउड करते, टीचर्स बहुत प्राउड करते, और शी वॉज अ रैंकर। 3rd स्टैंडर्ड में थी। जैसे रोज मम्मी पापा के साथ खेलना कूदना और रात को साथ में सो जाना। एक रात को जब वो साथ में सोई मम्मी पापा के, लेकिन नेक्स्ट डे जब उठी तो शी वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग। उसको दिखाई देना बंद हो गया। पेरेंट्स घबरा गए कि क्या हो गया, भागे भागे डॉक्टर के पास गए, और जब डॉक्टर के पास गए तब पता चला कि ये जो बच्ची है, ये बच्ची, इसको ग्लूकोमा और रेटाइनल डिटैचमेंट हो गया, जिसकी वजह से ये बच्ची अब कभी भी देख नहीं पाएगी। सो पेरेंट्स ने क्या किया, पेरेंट्स ने पूरा उनको 1 सेकंड, हाँ 1 मिनट, हाँ, पेरेंट्स ने क्या किया कि उसके लिए फिर सारे डॉक्टर्स को खोजा। मतलब इतनी खोजबीन की कि मेरी बच्ची का इलाज कैसे हो, इतनी ब्राइट बच्ची है, पूरे सारे इंडिया के डॉक्टर्स, बेस्ट डॉक्टर्स ढूंढ लिए, सारे मस्जिद चले गए, गुरुद्वारा चले गए, मंदिर चले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ये बच्ची जब अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि मेरी लाइफ का सबसे टफ टाइम वो 1 साल था, जब मेरे माता पिता ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं ब्लाइंड हो चुकी हूँ। और जब मैं उनको रात भर रोते हुए देखती थी, वो खाना नहीं खा पाते थे, वो पूरे समय फोन पे इस डॉक्टर का उस डॉक्टर का पता करते थे। एंड वो वाला 1 साल का समय मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा टफेस्ट टाइम था। और 1 साल के बाद जब मेरे माता पिता ने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी बच्ची का कोई इलाज नहीं हो सकता, तब उन्होंने मुझे ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन दिलाया। और जब मैं वहां पर पढ़ना शुरू की तो एसएससी में 10th स्टैंडर्ड में मैंने 10th में फर्स्ट रैंक लाई डिसेबल्ड बच्चों के ऊपर। और उसके बाद मैंने फिर कॉलेज एडमिशन लिया, एलएलबी किया, फिर एलएलएम किया, और उसने पीएचडी किया। और उसके बाद वो रुकी नहीं, उसके बाद उसने ट्रैकिंग ज्वाइन किया, उसने माउंटेनियरिंग सीखा, उसने रॉक क्लाइंबिंग सीखा, उसने रिवर राफ्टिंग भी सीखा। और जब उसके माता पिता हर जगह उसको लेके जाते थे, अड़ोसी पड़ोसी बोलते थे ये बच्ची को दिखता नहीं, आप क्यों इतना मेहनत करते हो, क्यों इतना खर्च करते हो। तब उसके माता पिता बोलते थे कि कल को यदि हम नहीं रहेंगे तो क्या आप इसके साथ रहेंगे उसको खाना खिलाने के लिए? आज हम जो करना चाहते हैं हमें करने दो, और हम उसके साथ जब तक आखिरी सांस से हम खड़े रहेंगे। और यू कैन नॉट बिलीव दैट कि वो लड़की कैलकाटा में हाई कोर्ट में उसने प्राइवेट अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, लॉयर बन गई। और उसके बाद वो सारे अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम करना शुरू किया। और वो गाइड में उसने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पूरे गर्ल्स को उसने लीड किया, जिसकी वजह से उसको 2 बार प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका। और अब ये बताओ कि यदि ये बच्ची जिसको 8 साल की उम्र से दिखाई देना बंद कर दिया, और हमने अब भी देखा कि हम जो देखते हैं हम वही सीखते हैं, मतलब इसका कितना बड़ा लर्निंग इंस्ट्रूमेंट ब्लॉक हो गया। फिर भी यदि ये मनोबल रहा और माँ बाप ने यदि उसको पूरे समय सपोर्ट किया, तो हम एक प्रेसिडेंट अवार्ड में तो हम दुनिया को पूरा छान मारेंगे, 2 प्रेसिडेंट अवार्ड जीत गई। इसका मतलब क्या हुआ? आप बताइए आप मुझे कि यदि ये बच्ची इतना आगे बढ़ पाई तो हु वॉज इन द बैकबोन, उसके पीछे कौन था? आप यदि अपने जवाब में, आप अपने चैट बॉक्स में रहिए और उसमें मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है?
किसने इस बच्चे के अंदर वो सफलता के बीज डाले होंगे, अपने चैट बॉक्स में डालिए। किसने उसके सपनों में जान भरी होगी, किसने उसको इतनी शक्ति दी होगी कि मेरी बच्ची बस तू बढ़ते जा बढ़ते जा बढ़ते जा, मैं हमेशा तेरे पीछे हूं, कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। किसने उसके पंखों में हवा भरी होगी, जान भरी होगी, और कैसे उसको अंदर इतनी ताकत भरी कि कोई भी ताना मिला, कोई भी घूर घूर के नजरें उसको देखेगी, कोई भी तुझे रिजेक्ट करेगा, बेटा हम तेरे साथ है, तू हर चीज को सुनना, सहन करना, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना। कौन थे वो जो उसके बैकबोन बन के रहे? और मेरे ख्याल से हम सब का आंसर होगा कि उसके माता पिता। इसके सिवा दुनिया में और इतनी शक्ति किसी इंसान के पास नहीं है कि अपने बच्चे को चाहे कुछ भी हो जाए अंतिम सांस तक छोड़ेगा नहीं। और इसी के लिए, क्योंकि हम अब सेशन शुरू करते हैं, पहले हम चेक करें कि जैसे कंचन के माता पिता थे और आज हमारे बच्चे में भी लर्निंग डिसेबिलिटी है, हाइपर एक्टिविटी है, ऑटिज्म है, थोड़ा सा देख नहीं पाता, थोड़ा सुन नहीं पाता, थोड़ी भी डिसेबिलिटी है, हम माँ बाप क्या कर सकते हैं? आप सबके पास पेपर पेन है, राइट? अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए क्योंकि मैं आपको देखना चाहती हूँ, ओके? और अब जो मैं आपको एक्टिविटी देती हूँ, आपको सिर्फ मैं 40 सेकेंड्स होंगी, और 40 सेकेंड्स के अंदर आपके पास जो पेपर है, पेन रखिए, बॉडी पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट रहिए, एकदम स्मार्ट बन के रहिए, और उसके बाद जैसे ही मैं आपको स्टार्ट बोलूंगी, स्टार्ट बोलते ही आपको अपने पेपर के ऊपर बस पेन से डॉट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? डॉट्स, ओके? जैसे मैंने स्टार्ट बोला, फुल फोर्स के साथ पूरी तरह से डॉट्स बनाने शुरू करना। डिजाइन नहीं बनाना, लाइन नहीं बनाना, कोई रंगोली नहीं बनाना, बस आप डॉट्स बनाना, पेपर को फुल करना। आई गिव यू ओनली 40 सेकेंड्स, और 40 सेकेंड्स के बाद जैसे मैं स्टॉप बोलूंगी, स्टॉप बोलते ही आप अपनी पेन्स को छोड़ देंगे, राइट? लेकिन गेम शुरू करने से पहले ये मुझे बताएं, आपको चेक बॉक्स में आप डालेंगे 40 सेकेंड के टाइम में आप कितने डॉट्स बना सकते हैं। अपने चैट बॉक्स में डालिए, आपको सिर्फ 40 सेकेंड मिलेगा, आप कितने डॉट बना सकते हैं आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अपना नंबर सोच लीजिए और जो पेपर है उसके ऊपर लिख लीजिए। मैं 30 बना सकता हूँ, 40 बना सकता हूँ, 10 बना सकता हूँ, जो आप बना सकते हैं वो पहले लिख लीजिए पेपर के ऊपर। हाँ, अपने अपने नंबर लिख लीजिए। डन? चलो, अब गेम का रूल है कि जैसे मैंने स्टार्ट बोला, स्टार्ट बोलते ही साथ फुल फोर्स, फुल एनर्जी, फुल पावर के साथ डॉट टक 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 शुरू कर देना। रूल नंबर 2 कि जब स्टार्ट करोगे तो काउंटिंग नहीं करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नो काउंटिंग, बस करते ही जाओगे। एंड रूल नंबर 3 कि पूरे 40 सेकेंड तक ना लेफ्ट देखना, ना राइट, ना अप, ना डाउन, बस अपना काम करते जाना। डन? राइट? अब हम टाइम शुरू करते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। स्टार्ट। फुल फोर्स, फुल एनर्जी, फुल पावर के साथ पूरी जान लगा दो, काउंटिंग नहीं करना, पूरा पेपर भर दो, पूरा पेपर, यस, पूरे फोर्स के साथ पूरी एनर्जी, पूरा पावर, सब कुछ लगा दो। फुल फोर्स, फुल पावर, फुल एनर्जी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Stop. Just stop. Just stop. Okay. अब आप अपने पेपर को बहुत प्यार से देखो और उसके ऊपर वो नंबर देखो जो अभी आपने 40 सेकेंड के पहले भरा था कि मैं कितने बना सकती हूँ, और टैली करो कि जो नंबर लिखा है उस नंबर से कम बनाया है या ज्यादा बनाया। ज्यादा बनाया तो हैंड रेज करके बता दो मुझे। ज्यादा? परफेक्ट। बहुत प्यार से ध्यान से देखो। 100 बनाया है, 100 से ऊपर है, यदि ऊपर है तो यस करो, हाथ ऊपर करके बता दो मुझे। एब्सोल्युटली। और प्यार से देखोगे और अपने आज बच्चों से काउंट करवाओगे तो याद रखना ये कम से कम 200 होगा, कम से कम 200। और यदि आप चेक करोगे तो आपने, किसी ने लिखा होगा 30, किसी ने 40 और किसी ने 60, 100 से ऊपर किसी ने नहीं लिखा। इसका मतलब व्हाट इज द मैसेज? यदि 3 रूल पकड़ लिया,
कि यदि काम करना है तो फुल फोर्स, फुल एनर्जी, पूरी जान लगा दो। नंबर 2, काउंटिंग मत करो मैंने कितना बच्चे के लिए किया, कितना परिवार के लिए किया, कितना घंटा कॉन्ट्रीब्यूट किया, नो काउंटिंग। और तीसरा, कभी किसी को देखना नहीं कौन क्या कर रहा है, जस्ट डू इट योरसेल्फ। तो आप अपनी क्षमता से 10 गुना ज्यादा कर सकते हैं। सो एग्रीड, यस और नो? रेज योर हैंड। यस, परफेक्ट। चलो, अब हमें करना क्या है? हमारे स्मार्ट प्यारे बच्चों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहली चीज, गोल मस्ट बी वेरी क्लियर कि व्हाट टू डू, मुझे करना क्या है उनसे। नंबर 2, मुझे क्यों करना है और कैसे करना है। ये बहुत आसान है। अभी आपने देखा, यदि कंचन कर पाए, यदि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर आइडिया है और क्यों करवाना है यदि ये क्लियर है, तो हमें मदद मिलना शुरू हो जाती है। सलाह देने वाले मिलते हैं, गाइड करने वाले मिलते हैं, फाइनेंस करने वाले मिलते हैं, उसमें बिल्कुल मेहनत नहीं लगती। वेरी क्लियर कि यदि मेरे बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं उससे क्या कराऊं, उसके पहले सोचना बहुत जरूरी है। कि जैसे सारे बच्चे गिफ्ट ऑफ गॉड है, ऐसे ये बच्चा भी मेरे लिए गिफ्ट ऑफ गॉड है। जैसे नॉर्मल बच्चों के लिए माँ बाप पूरे जीवन का पैसा लगा देते, ताकत लगा देते, एनर्जी लगाते, बेचारे कोटा में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, पूरा धन लगा देते, तब जाके डॉक्टर और इंजीनियर उनका बच्चा बनता है और पूरा परिवार खुश हो जाता है। बट वी एज ए पेरेंट, यदि हमने अपने स्पेशली एबल्ड बच्चों को सिर्फ सफलता के पहले मुकाम में भी पहुंचा दिया, तो हम सिर्फ परिवार खुश नहीं होगा, आप रोल मॉडल बन जाएंगे, वो बच्चा मोटिवेटर बन जाएगा, वो बच्चा इंस्पायरर बन जाएगा और वो एक ह्यूमैनिटी के लिए काम करेगा। सो नाउ वी आर चोजन फॉर अ वेरी बिग रीजन। और ये रीजन को यदि याद रखोगे तो अपना बच्चा बोझ नहीं लगेगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी लगेगा कि हम अब बहुत बड़ी मानवता के लिए और पूरे ग्लोब में इतने सारे जो पूरे अच्छे बच्चे हैं और जो थोड़े से चैलेंजेस बच्चे हैं उनके लिए भी हम काम कर सकते हैं, राइट? सो वी आर चोजन टू बी द टफेस्ट पेरेंट। और जब दूसरे लोग इतना सारा काम अपने बच्चों के लिए करते हैं, इतना कमाते हैं, कॉलेजेस ढूंढते हैं, फिर कोचिंग क्लासेस करते हैं, हमारा टास्क तो उनके हिसाब से बहुत बहुत छोटा है। और हमारे साथ जिसने वो बच्चा हमें गिफ्ट में दिया है वो भी हमारे साथ है। सो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होंगे यूजुअली। आपको एक बता दूं, 1500 पेरेंट की एक यूएस में रिसर्च हुई थी, एक स्टडी हुई, जो दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल इंसान है, सिर्फ 1500 की लिस्ट निकाली और उसमें देखा गया कि ये इनके सक्सेस कहाँ पर है, इनकी हेल्थ कैसी, इनका बैंक बैलेंस कितना, इनका फाइनेंस कितना, इनकी कंपनीज में कितने लोगों को सैलरी मिलती है और इनका एकेडमिक अचीवमेंट कितना। जब 1500 के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट निकाली गई तो आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा कि उसमें से सिर्फ 4% लोग ऐसे थे जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल है लेकिन एकेडमिक करियर में A+ वाले बच्चे थे। यूजुअली ये सारे बच्चे B, C, D और कोई तो माइनस में थे। नाउ रिमेंबर कि अब हमारे पास 96% चांसेस है कि हम हमारे बच्चे को सक्सेसफुल बना सके और दुनिया के सामने एक माइलस्टोन के समान हम रख सके। तो अब हम कैसे ट्रांसफॉर्म करें? नाउ द टास्क इज डिसेबिलिटी को ब्लेसिंग में हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल से 5 ही पॉइंट्स हैं और ये 5 पॉइंट को बहुत ध्यान से सुना, अंतर उतार लिया। बीच में कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल देना क्योंकि ये आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले, यदि मुझे पता चला कि मेरे बच्चे में दूसरे बच्चों से थोड़ा सा भी डिफरेंट है, पढ़ाई में, दिखने में, सुनने में, बोलने में, चलने में, मसल्स में, हड्डियों में बहुत हाइपर है, एक जगह बैठता ही नहीं, किसी की सुनता ही नहीं, इमीडिएटली उसका सबसे पहला टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। यदि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लर्निंग प्रॉब्लम है, हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम है तो साइकोमेट्रिक टेस्ट कराना जरूरी है। यदि फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसकी फिजिकल टेस्ट कराना जरूरी है। उसका प्रोफाइल टेस्ट कराओ
जैसे जितना जल्दी पॉसिबल हो, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली मेरा बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ है, कौन सी चीजों में पीछे हो रहा है। क्योंकि इसमें बहुत ब्यूटीफुल चीज ये है, जितना जल्दी हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, आप उतने ही जल्दी उसको रिकवरी फेज में ला सकते हैं। लेकिन यदि डिले हो जाता है तो रिकवरी में मुश्किल होता है। और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, कुछ बाय बर्थ होती है और किसी एक्सीडेंट या किसी वजह से बाद में हो जाती है। तो सबसे पहला काम प्रोफाइल टेस्ट कराना, और जो भी रिकमेंडेड थेरेपी है उस थेरेपी को आंख बंद के करना ही करना है, उसमें कभी डिले नहीं करना। राइट। नंबर 2, इस काम के लिए टीचर्स, स्कूल, प्रिंसिपल और थेरेपिस्ट तीनों चारों को अपने लूप में लेके चलना। जब ये आप कंबाइंड रूप में काम करेंगे तब हमारा परफेक्ट गोल सेटिंग हो सकता है। क्योंकि ये बच्चों का जो डेवलपमेंट का टाइम है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, अपनी इमेज का डेवलपमेंट है, इस टाइम में यदि हमने थोड़ा सा भी डिले किया, थोड़ा सा भी कोताही कर दिया, हमें नहीं पता अनजाने में हम हमारे बच्चे का बहुत भारी नुकसान करेंगे। इसलिए इस काम में कभी भी डिले नहीं करें। और अब उसकी जब सेल्फ इमेज बन रही है तो 2 चीज का ध्यान रखें। नंबर 1 3A और नंबर 2 3C। 3A का मतलब एक्सेप्ट, एक्नॉलेज और एप्रिशिएट। एक्सेप्ट मतलब मेरा बच्चा जो है, जैसा है, जिस कंडीशन में है, एक्सेप्ट कर लो। नहीं तो जैसे कंचन के मन में हमेशा दुख रहा, लाइफ का सबसे दुख वाला पीरियड था कि जब मेरे माता पिता हेल्पलेस हो गए थे, रात रात रोते रहते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे कि मैं अब ब्लाइंड हूं तो हूं, बट व्हाट नेक्स्ट। अरे मैं एक चीज से, एक इंद्रिय से काम नहीं कर सकती, लेकिन बाकी सब तो मेरे पास है। उसके लिए वो प्लान क्यों नहीं करते, उसके लिए वो एनकरेज क्यों नहीं करते, उसके लिए वो डिसाइड क्यों नहीं करते कि मुझे करना क्या है। व्हाई टू डिले? तो नंबर 1 एक्सेप्ट, जो है जैसा है वो मेरा है, और मेरा है मतलब वो महान है। राइट। नंबर 2 एक्नॉलेज करो। एक्नॉलेज कैसे करो? एक चीज नहीं कर पा रहा तो कौन सी चीजें वो कर सकता है। यदि देख नहीं पा रहा तो वो सुन पाता है, वो ब्रेल कर पाता है, वो समझ पाता है, वो फील कर पाता है, वो टच कर सकता है, उसके अंदर सेंसेशन है। ये देखो, एक्नॉलेज करो कि वो क्या क्या बढ़िया कर सकता है। एंड नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, जो वो कर सकता है उसको एप्रिशिएट करो। छाती ठोक के बोलो कि मेरा बच्चा ये करता है, मेरा बच्चा टिकटॉक में ये बना पाता है, मेरा बच्चा बढ़िया राइम कर सकता है, वो पोइट्री अच्छा बोल सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। छाती ठोक के सारे समाज के सामने बोलो, क्योंकि ये एप्रिसिएशन उसकी इमेज बना रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बना रहा है, उसका खुद की नजरों में खुद को ऊपर उठा रहा है। आपके एक एक शब्दों में इतनी ताकत है, उस ताकत को इस्तेमाल करो अपने बच्चे की पर्सनालिटी को बनाने में। क्योंकि इस दुनिया में उसे आगे बढ़ना है, उसको फाइट करना है, उसको सामना करना है, लेकिन आपके एक एक बोल की शक्ति उसका मनोबल बना देगी। राइट। तो 3A पकड़ के चलो, अपने पॉकेट में रखा करो। एक्सेप्ट, एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट। लेकिन कौन से 3 C हैं जो कभी नहीं करना? जब आपको पता चल गया कि योर चाइल्ड इज अ गिफ्टेड चाइल्ड, और देने वाला कौन और लेने वाला कौन, ये तीनों के तीनों गिफ्ट हैं, तो कभी भी अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना। फर्स्ट C, दुनिया के बच्चे, स्कूल के बाकी बच्चे, सोसाइटी के बच्चे कुछ भी करते हो, मेरे बच्चे की तुलना में वो कहीं भी नहीं है। क्योंकि तुलना 2 बराबर की चीज में होती है, ऐसे और ऐसे में तुलना नहीं हो सकती। और इस दुनिया में हर कोई यूनिक है। मैं आपसे अपनी तुलना नहीं कर सकती, आपकी तुलना मुझसे नहीं हो सकती। जो आपके पास है मेरे पास नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं। लेकिन हम सब मिलके एक बहुत सुंदर दुनिया बना सकते हैं। राइट। तो नेवर एवर कंपेयर, फील योर चाइल्ड इज यूनिक बिकॉज यू आर यूनिक। नंबर 2, कोई कंपटीशन का मेरा बच्चा हिस्सा है नहीं। कभी भी उसको कंपटीशन दूसरे से नहीं कराना, कंपटीशन खुद से कराना। कि यदि आज मेरा बच्चा इतना चला तो कल वो दौड़ना चाहिए, यदि वो दौड़ पा रहा है तो भागना चाहिए, और भाग रहा है तो उड़ना चाहिए। यदि इतना पढ़ा तो आज 15 मिनट ज्यादा पड़ेगा, उससे फिर ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएगा।
और वो हर दिन अपने से कॉम्पीट करके आगे बढ़ेगा। वो किसी नहीं है, उसको किसी तरह से न खुद प्रेशर लेना ना उसको प्रेशर में देना, क्योंकि हम सब कंपटीशन से बाहर के हैं। यदि अपनी कैपेबिलिटी को पहचानते हैं तो उसके ऊपर रोज काम करेंगे। हमारे बाजू कोई खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा होगा तो लाइन में पीछे ही खड़ा होगा। नेवर एवर कॉम्पिटिशन विथ अदर्स, कॉम्पीट योरसेल्फ। एंड नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिसिज्म कभी मत करो। कड़वा बोल कभी नहीं बोलो। इस शरीर के अंदर से जो भी निकलता है ना, वो हर चीज बदबूदार है, हर चीज बदबूदार है, ऊपर से नीचे देख लो। लेकिन सिर्फ एक ही भगवान ने यंत्र दिया है, इससे जो निकले ना, उससे किसी का मनोबल बन जाए, किसी का जीवन बन जाए। किसी के कंधे पे हाथ रख के सिर्फ इतना बोल दो, मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो, और उसके अंदर ताकत आ जाए, वो अपना जीवन खुद बना ले। सिर्फ एक ही इंद्रिय आप रखो जिससे सिर्फ मीठा निकले, जिसमें से सुगंधित निकले, जिसमें से जो भी निकले सिर्फ उसका जीवन बदल जाए। इसलिए इस इंद्रिय में से कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं, न अपने को क्रिटिसाइज करना, न अपने को बदुआ देना, न अपने को कर्ज देना, और न कभी कभी किसी और के लिए देना। तो क्या यदि हम हमारे बच्चे को सिर्फ एक बार यदि बोलते हैं तू डफर, तू नालायक, तू कुछ नहीं कर सकता, तू हट, मैं करता हूँ, एक बार बोला हुआ निगेटिव वचन आपका ऐसे यहाँ मील का पत्थर बन जाता है कि उसको हटाने के लिए आपको 70 बार बोलना। जिससे भरोसा है, इतनी मेहनत क्यों करें हम, क्यों एक बार भी उसको बोले तू डफर है, तू नालायक है, तुझसे नहीं बनता। क्योंकि उसके बाद मुझे 70 टाइम्स अपने बच्चे को वापस नॉर्मल रेंज में लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए वो रास्ता नहीं अपनाएंगे हम, राइट। सो नेवर एवर क्रिटिसाइज एंड फोकस ओनली ऑन द स्ट्रेंथ। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की, नाम है उसका चांदनी नायर, अभी यूट्यूब में छाई हुई है वो लड़की, टिकटॉक पे छाई हुई है और इंटरनेट फेम है वो। जब 1 साल की थी तभी उसके पेरेंट्स को पता चला उसको मायोपैथी हो गई। और मायोपैथी मतलब उसके मसल डिफॉर्म हो जाएंगे, एकदम वीक होते जाएंगे, और वो बच्ची के मसल्स काम करना बंद कर देंगे कुछ समय के बाद। जैसे पेरेंट्स को पता चला, इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और ये बच्ची के अंदर, अब वो व्हील चेयर पे ही बैठती थी, पेरेंट्स ने नोटिस किया कि जब बच्चे टीवी देखती है ना, तो जब सॉन्ग्स आते थे तो सॉन्ग वाला पार्ट में म्यूट कर देती थी और खुद गाना गाना शुरू कर देती थी। जैसे पेरेंट्स ने देखा कि मेरी बच्ची को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट आता है, इन्हें इमीडिएटली उसको क्लासिक उसने गाना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया, लेकिन कभी भी उसने प्लेटफॉर्म में परफॉर्म नहीं किया। अचानक एक कोई ऐप आया था, डब स्मैश करके आया था, जिसमें म्यूजिकल और डांस के वीडियोस बनते थे। उससे पिछले 2 साल पहले उसने 30 सेकंड के वीडियो बनाने शुरू कर दिए और उसको पोस्ट करना शुरू कर दिया। एंड यू कैन नॉट बिलीव, उसने जैसे इंटरनेट में डाला और एक म्यूजिकल कोई उनका था, कोई ग्रुप रहा होगा, उसमें डाला, उस लड़की का जीवन 4 दिन में बदल गया, क्योंकि 4 डेज में उसकी 4 मिलियन लाइक्स और एप्रिसिएशन मिल गए। एंड दैट गर्ल इज टोटली चेंज। और जब उसको वहां से लोकल टीवी में बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, तब लोगों ने पहली बार देखा कि ये लड़की हैंडीकैप है और ये चल नहीं पाती और ये व्हील चेयर में आई है, एंड शी वॉज द रॉक स्टार। और वो कितने मिलियंस लोगों की सुपरस्टार बन गई। नाउ सी, इट्स ओनली, बच्चों को पहचानो एंड फोकस ओनली ऑन द स्ट्रेंथ। वीकनेस तो हमारे अंदर भी कितनी ढेर है, यदि वीकनेस गिनने जाए तो ये जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन हमारी 1 या 2 ताकत इस जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत है। इसलिए हमें हमारे बच्चों को बचपन से बारीकी से देखो, उसकी कहाँ लाइकिंग है, कहाँ वो भागता है, कहाँ इंटरेस्ट है, बस वही उसका प्रोफेशन है, राइट। तो फोकस ओनली ऑन द स्ट्रेंथ। अब ये हुआ पहला, अवेयरनेस अबाउट द चाइल्ड, पहचानो कि मेरे बच्चे में क्या अच्छा है। नंबर 2, अब हमें उसका गोल सेट करना है। अब गोल सेट कैसे करेंगे? जो उसकी एबिलिटी है, जो मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, जो उसकी स्ट्रेंथ है। अब गोल भी हमारे 2 बनेंगे, एक होगा एकेडमिक गोल
और एक होगा वोकेशनल गोल, जो उसका प्रोफेशन बनेगा, कि नहीं पता आज कोरोना है, लॉकडाउन है, कल नेचुरल कैलामिटी है, कौन सा भूकंप है, कौन सा, हमें कुछ नहीं पता हम कब तक जिंदा है, सुबह उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। इसलिए हमारी ड्यूटी है कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हम बच्चे के बैकबोन बने रहें। उसके 2 गोल बनाना जरूरी है, एक एकेडमिक गोल और उसका एक वोकेशनल गोल। एकेडमिक गोल, और इसके लिए आई एम टेलिंग यू, बहुत दिमाग मत दौड़ाओ। हमारे समय वो सुविधाएं नहीं थी, आज सुविधा है। करियर काउंसलर इज द बेस्ट पर्सन। आप सिर्फ उसको अप्रोच करो, मेरे बच्चे में जो भी प्रॉब्लम है लेकिन उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, वो करियर काउंसलिंग आपको 1 घंटे में ढूंढ के बता देगा। इतने साइंटिफिक, और ये इंटरनेशनल टेस्ट है, वो टेस्ट आप अटेम्प्ट कराओगे बच्चे को, उसके अंदर पता चल जाएगा कि क्या पैशन है, क्या एबिलिटीज है, कितना दिमाग तेज भागता है, किस फील्ड में उसकी लर्निंग स्टाइल है, बहुत फास्ट होता है। ये हमारे अनन्या सेंटर में भी होता है, एंड एक्चुअली ये वरदान है इन बच्चों के लिए। तो अपना दिमाग वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। यदि अपना बच्चा 7th 8th तक पहुंच गया, 8 तक भी पहुंच गया, मतलब अब ये टाइम है उसका करियर काउंसलिंग का और उसका वोकेशनल गाइडेंस उसकी एबिलिटीज के हिसाब से कराना। बिकॉज अब वी आर नॉट लिमिटेड टू डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, डिजाइनर है, अब तो पूरा ग्लोब हमारा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है। आज मैं आपसे इतनी दूर से कनेक्ट हो गई, 20 साल हो गए मेरी शादी को हुए, 20 साल के बाद मैं पहली बार इस तरह से रायपुर वालों से बात कर रही हूँ। ये मेरे मायके वाले लोग हैं, राइट। आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड टुडे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। और प्रायोरिटीज हमें फिक्स करना है इनके गोल के हिसाब से। जैसे आपकी करियर काउंसलिंग, रायपुर में बहुत सारे बहुत अच्छे करियर काउंसलर्स हैं। आपके शायद स्कूल में भी, बहुत ब्यूटीफुल स्कूल है आपकी, मैंने विजिट किया था, कल्पना मैम ने कराया था मुझे। वहां पर ये सारी फैसिलिटीज होंगी, तो यदि वहां पर हम काउंसलिंग करवा लें तो हमें पता चलेगा बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, और उसके हिसाब से प्रायोरिटीज फिक्स करना, स्ट्रैटेजी बनाना। एंड रिमेम्बर दैट स्ट्रैटेजी बनाने के बाद हर कदम की सफलता, इतने छोटे छोटे कदम लो लेकिन हर कदम की सफलता को आप सेलिब्रेट करो, सबके सामने सेलिब्रेट करो। क्योंकि आज डिप्रेशन, एंजाइटी इतना ज्यादा है, लोगों को मालूम ही नहीं कि उनकी लाइफ में खुशियां हैं कहाँ, क्योंकि वो सेलिब्रेट ही नहीं करती, भाग रहे पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे, बिजनेस के पीछे। दे आर नॉट अवेयर कि बहुत कुछ उनके पास है सेलिब्रेट करने के लिए। आप छोटी छोटी सफलताओं को, यदि बच्चा चलना सीख रहा है सेलिब्रेट करो, यदि बोल रहा है सेलिब्रेट करो, यदि आज लिख रहा है सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेशन ब्रेन में रजिस्टर होता है कि यू आर ए हैप्पी पर्सन। लाइफ में खुशियां 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 इतनी ज्यादा है, और काउंट करो तो दुख आपको याद नहीं आएगा। इसलिए सेलिब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिमेम्बर, कैसे टास्क आप देखेंगे, रूटीन कंप्लीट कर पाता है कि नहीं। आप अपने गोल खुद सेट करें। बच्चे को आपको इंडिपेंडेंट बनाना है कि सिर्फ रूटीन टास्क कंप्लीट करने वाला बनाना है। उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है तो उसको किस जगह जॉब कराना है, कहाँ उसकी कैपेबिलिटीज फिट करती हैं। फिर उसको फेमस बनाना है तो किस गोल के हिसाब से हमें चलना है, फिर नेशनल फेमस बनाना है कि इंटरनेशनल फेमस बनाना है। वो खुद की दाल रोटी कमाने लायक बने या सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने लायक बने। जैसे ही आप गोल बनाएंगे, आपके ब्रेन की सारी एनर्जी वहां पर फोकस हो जाएगी। लेकिन कोई गोल नहीं बनाया तो दुनिया जो बोल रही है आप उसी तरह से बहते जाएंगे। नहीं, या तो आप मास का काम करो या कुछ खास का काम करो। और चूंकि हम लोग गिफ्टेड लोग हैं तो हमें सिर्फ खास सोचना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने बच्चे के गोल, ताकि वो कुछ भी करे तो सोसाइटी को, मानवता का कंट्रीब्यूट करे। और जितने लोग आज, कितने बच्चे जो सुसाइड की बातें सोचते, हमारे पास रोज कम से कम 5 बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते मैम मेरे को मरने के सिवा कुछ नहीं है, लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख है। यू कैन नॉट बिलीव, ये मिलियनेयर के बच्चे हैं। और आज मेरे बच्चे का यदि पैर नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी का ट्रीटमेंट चल रहा है, यदि उसकी आंखें नहीं है और वो यदि आगे बढ़ता है, तो हमारे पास उनको दिखाने के लिए प्रूफ है कि जब ये बढ़ सकता है मेरे बच्चे, बता तो तू अपने साथ इतना बड़ा न्याय कैसे करेगा। तो हमारे बच्चे रोल मॉडल बनने के लिए हैं, उन बच्चों के लिए जो डिप्रेशन में है, अल्कोहल में है और ड्रग में है। तो व्हाई नॉट मी। यदि ऊपर वाले ने चूज किया है कि तुम अपने बच्चे को बनाओ और इन सारे बच्चों के लिए सबक बन जाओ।
हम ये अपॉर्चुनिटी को कभी खो नहीं सकते, राइट? तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा गोल क्या है। नाउ नंबर 3, we are not here to be reactive. We need to be proactive. Proactive means पूरे समय विजिलेंट रहना है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है, मौके कहाँ है, कहाँ इंडियन आइडल हो रहा है, कहाँ कंपटीशन हो रहा है, कहाँ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म मेरे बच्चे की पर्सनालिटी को बढ़ाते हैं, उसके मॉरल को बूस्ट अप करते हैं, उसकी कानों में तालियों की आवाज आती है, वो चैट बॉक्स में देख सकते हैं कि उसके लिए कितने ब्यूटीफुल कमेंट्स आए हैं, कि पूरी की पूरी सेल्फ इमेज को बना रहा है। इसका मतलब प्रोएक्टिवली आपको प्लेटफॉर्म देखना है कि शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं। लोग क्या बोलेंगे, जिस बच्चे पे आप प्राउड फील करोगे, दुनिया के मुंह में ताला लग जाएगा। लेकिन यदि आप उसे अपनी कमजोरी समझोगे, हर किसी को सलाह देने का मौका मिल जाएगा। ये मौका किसी को नहीं देना, ये मौका सिर्फ आपका अपने पास है। इसलिए कुछ भी हमारा है वो हमारा है, तो वी नीड टू फील प्राउड, राइट? तो बहुत प्राउड के साथ अपने बच्चे को हर प्लेटफॉर्म पे ले जाओ, सोशल मीडिया में लेके जाओ, सोसाइटीज में लेके जाओ, सोशल फंक्शन में लेके जाओ, और उससे प्राउड फील करो। और यदि वो एक गिलास पानी भी आपको देता है तो दुनिया को बताओ, मेरा बच्चा एक गिलास पानी देता है मुझे। जब पापा आते हैं तो दरवाजा खोलता है, क्योंकि ये जब वो बार बार सुनेगा, रिमेम्बर दैट, उस काम की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा। क्योंकि हर बच्चा प्यार का भूखा है, हर बच्चा तारीफ का भूखा है, हर बच्चा एक्नॉलेजमेंट का भूखा है। जिस बात की उसको भूख है, खिलाओ, थोड़ा नहीं, बहुत खिलाओ, बहुत खिलाओ। वो इतना भर जाए क्या वो ओवरफ्लो हो जाए, और वो बन के बताए जो आपने कभी सोचा था, राइट? सो प्रोएक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्कूल के साथ टीम करना, टीचर्स के साथ टीम करना, प्रिंसिपल के साथ टीम करना, एंड थेरेपिस्ट के साथ टीम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो रिसोर्सेज हैं जो आपको चैनल बताएंगे कि आप बच्चों को कहाँ कहाँ लेके जा सकते हो, राइट? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप अपने बच्चों को इतना टाइम दे रहे हो, इतनी एनर्जी दे रहे हो, इतनी शक्ति दे रहे हो, ये मत भूलना कि ये 24 घंटे के टाइम में से कुछ टाइम आपका खुद का भी है। आपको खुद को भी भरना है, खुद को भी एनर्जी देना है, खुद को भी एम्पावर करना है, क्योंकि आपका टास्क दूसरों के टास्क से थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए बच्चे के पीछे भागते 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 अपना अस्तित्व मत भूल जाना, अपनी पहचान मत भूल जाना, अपने जीवन का पर्पस मत भूल जाना। दोनों पर्पस को साथ में लेके चलना। हम सब खुश रहने और खुशियां बांटने के लिए आए हैं, अपने को दुख में डाल के उनके पीछे नहीं भागना। इससे कीप द बैलेंस, उसका सामंजस्य स्थापित करना, क्योंकि भगवान न करे कई बार ऐसा होता है, हमें नहीं पता, हम बहुत बड़े सपने लेके चलते हैं कि मेरे बच्चे का मेडिकल में हो। हमारे पास इतने केसेस आते हैं, बच्चे के लिए पूरा माँ बाप ने जान लगा दी, पैसे लगा दी, मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया, 2nd ईयर में था, उसका एक्सीडेंट हो गया और वहीं घटनास्थल में उसने शरीर छोड़ दिया। आज माँ बाप के पास कोई पर्पस नहीं है जीने का। बच्चा हमारी जवाबदारी है, जान लगा देना, निभाना, लेकिन हमारा जीवन भी हमारी जवाबदारी है, हमारी खुशियां भी हमारी जवाबदारी है, हमें स्वस्थ रखना है वो भी हमारी जवाबदारी, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ सोच पाएंगे, लेकिन हम हेल्पलेस हो जाएंगे। इसलिए वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, क्योंकि यदि हमें जीवन भर किसी को पानी पिलाना है तो शरीर इतना स्वस्थ हो कि हम खुद पानी खुद को दे सके, हम खुद को स्वस्थ रखें, हम खुद को खुश रखें। इसलिए अपनी हॉबीज, अपना पैशन कभी नहीं छोड़ना, बैलेंस रखना, पूरे परिवार को, पति को, पत्नी को, सबको मिल के काम करना है, क्योंकि हमारी जवाबदारी है, राइट? तो थर्ड इज प्रोएक्टिव, लेकिन नहीं बोलना। एंड नाउ द फोर्थ पॉइंट इज परसिवरेंस। परसिवरेंस मीन्स लगे रहो मुन्ना भाई। यदि वाई
आपको पता है कि आप क्यों सुबह उठ रहे हैं, आपको पता है आप क्यों तैयार हो रहे हैं, आपको पता है आप अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, आपको पता है कि आप ऑफिस क्यों जा रहे हैं, आपको पता है आप घर वापस हंसते हंसते क्यों आ रहे हैं, आप पता है इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि पैसा लक्ष्य नहीं है, बिजनेस लक्ष्य नहीं है, बढ़िया घोड़ा गाड़ी बढ़िया घर लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य हमारा कुछ और है। और वो लक्ष्य जो होता है वही हमारे इंजन में फ्यूल का काम करता है, कार में वो पेट्रोल का काम करता है, स्पेस क्राफ्ट का वो फ्यूल है, और ये वाई ही वो फ्यूल है कि मैं क्यों करूं ये क्यों यदि आपके अंदर क्लियर है कि व्हाट इज माय पर्पस टू डू ऑल दीज एक्सरसाइजेस, ये आपको थकने नहीं देगा, ये आपको रोने नहीं देगा, ये आपको मुरझाने नहीं देगा। इसलिए आपका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं बच्चे के ऊपर इतनी एनर्जी क्यों लगाऊं, मैं एक्सरसाइज क्यों करूं, मैं कमाने के लिए क्यों जाऊं, मैं ऑफिस में क्यों बैठूं, मैं क्यों ये वेबिनार अटेंड करूं, व्हाट इज द रीजन, मेरा फायदा क्या है उससे। और यदि आपको ये पता है कि एवरी डे आई एम प्रोग्रेसिंग प्रोग्रेसिंग प्रोग्रेसिंग, ये प्रोग्रेस ही आपको खुश रखता है। लेकिन रोज दाल रोटी खाया और सो गया तो हमें और जानवर में कोई फर्क नहीं। और जिसके माँ बाप हमेशा प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं, वो प्रोग्रेस वाला इंसान हर प्रोग्रेस में खुश रहना जानता है। इसलिए रिमेम्बर दैट व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को बताना जरूरी है, बेटा हमें पढ़ना क्यों है, पढ़ना इज नॉट द पर्पस, डॉक्टर इज नॉट द पर्पस। पर्पस डॉक्टर बन के करोगे क्या, डांसर बन के करोगे क्या, यदि टेक टॉक में जाओगे तो करोगे क्या। इसका मतलब पर्पस मस्ट बी वेरी क्लियर, क्योंकि पर्पस इज द पुल, पुश नहीं करो, वो पुल है जो बहुत एक्साइटिंग होता है। तो आपकी लाइफ में भी बड़ा क्लियर होना चाहिए कि क्यों आप कर रहे हैं, क्यों वेबिनार अटेंड करते हैं, क्यों सेमिनार, क्यों स्कूल में, क्यों पीटीएम में। यदि आपको पता है कि इससे मेरी प्रोग्रेस होती है, मेरा ब्रेन का विकास होता है, मेरे परिवार का विकास होता है, मेरे बच्चे को दिशा मिलती है, तो आप एक भी मौका छोड़ना नहीं, और कभी भी नेक्स्ट वेबिनार में 1 मिनट का भी लेट नहीं करना। यस, यदि यस है तो जस्ट रेज योर हैंड, raise your hand, yes, okay, right? So, हमारे जो बच्चे हैं, ये हमें ऊपर वाले ने बड़ा शॉर्टकट दे के रखा है, राइट? और शॉर्टकट इसलिए है क्योंकि दूसरे के माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, फॉरेन भेजो, ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी, और पूरा जीवन खपा देते हैं। लेकिन हमने हमारे बच्चे को सिर्फ एक अच्छा इंसान बना दिया, और यदि उसको सफलता के पहले चरण तक भी पहुंचा दिया तो वो बच्चा खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगा। और ये याद रखो, ये ऊपर वाले का शॉर्टकट है हमें महान बनाने का। तो हमें बहुत मेहनत नहीं करना है, शॉर्टकट में चलो, उसका पर्पस समझो और उस दिशा में आगे बढ़ो। एंड फाइनल फर्स्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, it is emotional support, that is EQ, emotional support। अब हम सब कोरोना के टाइम से जा रहे हैं, लॉकडाउन से निकले हुए, अभी फाइनेंशियल क्रंचेस सबकी चल रहे हैं, रिलेशनशिप में तनातनी होती रहती है, नेचुरल कैलामिटी आप देखो, कभी साइक्लोन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, एंड लोगों के डिस्करेजिंग कमेंट होते हैं, स्ट्रेस चलता है, टेंशन चलता है, कहीं ना कहीं डिवोर्स हो रहा है, किसी का सेपरेशन हो रहा है। इतनी सारी चीजों के साथ यदि हमको लगातार आगे बढ़ते जाना है, प्रोग्रेस करते जाना है, तो बहुत जरूरी है कि हमारा इमोशनल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि इमोशन इज द एनर्जी, इमोशन इज द पावर। कुछ भी गड़बड़ हो, यदि मनोबल बहुत जबरदस्त है तो बस यही बल हमारे बाकी सारे काम को व्हील पे लेके आ जाएगा। इसलिए इमोशनल स्ट्रेंथ को कैसे बनाए, क्योंकि चारों तरफ निगेटिविटी, न्यूज चालू करो तो, पेपर पढ़ो तो, सोशल मीडिया में जाओ तो, जहां देखो वहां निगेटिविटी। आप किसी के पास 10 मिनट बैठ भी जाओगे ना तो अपने घर का गाना शुरू कर देगा, राइट? इसकी सास, उसकी बहू, उसका ये, उसका ये। रिमेम्बर दैट जब चारों तरफ निगेटिविटी होती है तो अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव शील्ड लगाना बहुत जरूरी है। आप यकीन नहीं करेंगे, आप हम लोग, हमारा जो अनन्या सेंटर है यहाँ पे वापी पे काफी बड़ा है, 2 यूनिट है, एक साइकेट्रिक यूनिट है, साइकोलॉजी यूनिट है। रोज यहाँ पर 100 पेशेंट्स आते हैं, जिसमें 60 जो होते हैं वो नए पेशेंट्स होते हैं, राइट?
सुबह से रात तक सिर्फ हम तकलीफें सुनते हैं और लोगों की परेशानियां सुनते हैं, लेकिन आप कभी भी मेरे चेहरे की चमक को कम नहीं पाएंगे, ना मुस्कुराहट को कम पाएंगे। रीजन क्या? अपने चारों तरफ वो प्रोटेक्टिव शील्ड हम लगा के घूमते हैं, विच इज नॉट विजिबल, इनविजिबल है, वो सिर्फ हमें महसूस होती है। और उसके लिए हम क्या करते हैं? रोज मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स द न्यूट्रिशन ऑफ माइंड। अपने मन को इतने पावरफुल विचारों से भर लेते हैं, रोज सुबह 4 बजे उठते हैं और अपने आप से कनेक्ट करते हैं और फिर ऊपर वाले से कनेक्ट करते हैं। आप उसको खुदा बोलो, गॉड बोलो, एनर्जी बोलो, कॉस्मोस बोलो, आप नाम कुछ भी दो, लेकिन हम सबसे ऊपर कोई तो है जो हमारे प्लान को कभी कभी फेल करता है और अपने प्लान से अपने को चलाने लगता है। बस उससे कनेक्ट होके अपने अंदर इतने पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं बताएं? आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम हेल्दी, आई एम अबंडेंस। मेरे पास सुख, शांति, समृद्धि से भरा हुआ परिवार है, मेरे रिश्ते बहुत सुंदर है, मेरा बच्चा हीरे के समान है, वो भगवान ने मुझे दिया उसको रिफाइन करने के लिए, और उसके लिए वो मुझे शक्ति दे रहा है, वो मुझे एनर्जी दे रहा है, वो मुझे पावर दे रहा है, मुझे इंटेलिजेंस दे रहा है, मुझे सपोर्ट सिस्टम दे रहा है। मैं इन सब के लिए उसका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। और आज जो मेरी आंख खुल गई, तो आज का जीवन मेरे जीवन का सबसे सुंदर जीवन में बना के रहूंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन और एनी पर्सन। 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट्स यदि ये मेडिटेशन कर लिया ना, आप भर जाओगे पावर से, आप भर जाओगे शक्तिशाली विचारों से। बस यही ताकत आपके बॉडी से रेडिएट होगी, जो रात तक आपके चेहरे की चमक को कम नहीं होने देगी, आपकी मुस्कुराहट को कम नहीं होने देगी। इसलिए मेडिटेशन इज द पावर, न्यूट्रिशनल एनर्जी। इस शरीर को हम 4 से 5 बार खाना देते हैं, टॉप फ्लोर को कम से कम 3 बार खाना जरूर दो। और सबसे पहला मेडिटेशन इज द ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। जैसे ही आप खुले बिस्तर पे बैठो और एक बार ईश्वर को धन्यवाद तो करो कि शरीर सलामत है, सर के ऊपर छत है, हम बिस्तर पे बैठे हैं, सुबह खाने को है, पहनने को कपड़े हैं, परिवार वाले आसपास ही सो रहे हैं, हमें शिक्षा मिली, हमारे माता पिता मिले, हमें संस्कार मिले, हमें क्या नहीं मिला। इसके लिए एक बार थैंक्स तो बोलो। आप इतने भर जाओगे कि जब वही रात को लड़ाई करने वाला पति सामने आएगा तो गुस्सा नहीं आएगा आपको। यदि बच्चा सामने आया जिसने रात को ग्लास फोड़ा था, आपको गुस्सा नहीं आएगा, राइट? और जब ऑफिस जाओगे और वो बॉस आ जाएगा, मान लो कोई खड़ूस सा, तो भी आपको गुस्सा नहीं आएगा कि जो बॉस है इसलिए तो हमारे पास सैलरी। Right? So first meditation is the gratitude meditation, right? तो gratitude show करो और अपने आप को इतनी शक्ति से भर लो। सेकेंड मेडिटेशन शाम को 7 बजे, इस दुनिया में पूरे ग्लोब में पता है आपको 750 करोड़ हैं, जिसमें से कुछ अनाथालय में हैं, जो कोरोना के विक्टिम हैं, जिनको टीबी है, जिसको कैंसर है, जो फुटपाथ पे हैं, जो हर पल एक्सीडेंट में मर रहे हैं, और कितने परिवार दुखी है, कोई नशा कैलामिटी में है। ये 750 करोड़ दुखी लोग हैं। यदि मैं अकेली इन 750 करोड़ लोगों के लिए 5 मिनट भी गुड वाइब्स भेजती हूँ कि हे ईश्वर, ये सभी सुखी रहें, शांत रहें, समृद्ध रहें, इनका परिवार सही सलामत रहे, यू कैन नॉट बिलीव ऊपर वाला उनको नहीं देगा। Got it? वो मुझे देगा 750 करोड़ का, मैं भर जाऊंगी, मुझसे जाएगा, सेम क्वालिटी का वापस आएगा। इसको बोलते हैं इट्स डी। इसलिए मेडिटेशन क्या सिखाता है? बिजनेस करना। अरे या तो पैसा कमाओ या दुआएं कमाओ, काम को छोड़ना नहीं है, कमाई पूरे समय होनी चाहिए। इसलिए आप घर पे भी बैठे हो, लेकिन 7 बजे अपने पूरे परिवार के लिए इतना कमा लो कि पति टेंशन में वापस आए तो आपके चेहरे की चमक देख के बोले कुछ तो बढ़िया हुआ है, राइट? यू विल बी सो पावरफुल, राइट? वो आपकी सुनने लगेगा, राइट? ओके, सो मेडिटेशन इज द पावर कि आप सब
सबके मूड को चेंज कर सकते हो, तभी तो आप कुल देवी बनोगे, तभी आप इष्ट देवी बनोगे, राइट। ये जो लिखा है ना हमारे शास्त्रों में, गलत नहीं लिखा, लेकिन पहले लोग ऐसा करते थे और इसलिए वो कहलाते थे। हम भूल गए ना, याद आ गया, चालू कर देंगे। और आखिरी तीसरा मेडिटेशन, जैसे ही रात को बिस्तर पे पहुंचो, बस उस समय एक बार अपने परिवार को बहुत प्यार से देखो, अपने माता पिता को याद करो, अपनी संतान जो बाजू में, एक बार उसके सिर पे हाथ रख के फेरो, जो पति है या पत्नी बाजू में, सिर पे हाथ रख के फेरो और एक बार बोलो, थैंक्स करो उनको कि इन सब की वजह से हम यहाँ पर हैं। उनको बोलो, मन में बोलना, ये शब्दों का खेल नहीं है, ये विचारों के बाण हैं जो सीधा यहाँ से निकलते और यहीं पे लगते हैं। हमें यहाँ वाला काम नहीं करना, यहाँ वाला काम करना है। आप सोचोगे, उनके सबकॉन्शियस में वो सारी चीजें रजिस्टर हो जाएंगी कि आप महान हो, आज इंटेलिजेंट हो, आप सुखी हो, आप शांत हो, आप इस दुनिया में महान काम करने के लिए आए हो। मैं हर पल आपके साथ हूँ, आप ईश्वर की संतान हो और हर पल ईश्वर आपके साथ है, मैं रहूं या ना रहूं। और ये मेडिटेशन करके ही आप अपनी आंखें बंद करो, और भगवान न करे यदि अगले दिन आपकी आंख नहीं भी खुली तो भी आप बहुत संतुष्ट हो जाओगे, बहुत संतुष्ट। मन में किसी की याद नहीं रहेगी क्योंकि आपने अपना काम पूरा कर दिया। और यदि आपकी आंख खुल गई तो अगले दिन फिर मौका है इन्हीं के साथ लाइफ को फिर से एंजॉय करने का। सो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम मीन्स अपनी टीम में दो ही खिलाड़ी चाहिए, एक मैं बहुत पावरफुल और एक वो, दो मिल गया ना तो हमेशा हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट होगा ही। इसलिए कहीं भी जाओ और अपने बच्चों को भी सिखाओ, मेरा बच्चा एक तू और एक वो, दो पकड़ के चल और हमेशा बेस्ट होगा तेरा। और कहीं भी जाओ इसको लेके चलो, चाहे गाड़ी चलाओ, चाहे किसी से मीटिंग में जाओ, किसी से मिलने जाओ, कुछ प्रोजेक्ट पे काम करो, कुछ नया काम करो, एक बार ये याद रखो कि मेरे साथ खड़ा कौन है। तो ये याद रहेगा तो आप हमेशा अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में करके रखोगे, बिकॉज दैट इज द एनर्जी, दैट इज द पावर। एंड नेक्स्ट इज 5 पॉइंट्स मैंने बताया। अब एक लास्ट में जरूर बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास इतने पेरेंट्स आते हैं और प्रॉब्लम क्या होती है उनको कि बच्चे आजकल कहना नहीं मानते, बहुत जिद्दी हो जाते हैं, बाहर का खाना बहुत चाहिए, रात को 10 बजे उनको आइसक्रीम चाहिए, नहीं पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ूंगा, मोबाइल नहीं देंगे तो मैं पढ़ाई करना बंद कर दूंगा। फिर आप अभी तो मोबाइल देना बहुत कंपलसरी हो गया है, अब तो माता पिता में लड़ाई होती रहती है, भाई अभी ये लैपटॉप ले आओ, अभी ये ले आओ, अभी स्कूल में ये चल रहा है। तो अब तो आप जो अभी से रोकते थे कि मोबाइल और लैपटॉप से दूर, अब तो आपको खुद ही गिफ्ट देना पड़ रहा है। सिचुएशन बड़ी ट्रबलसम हो गई कि हाउ टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स। और अब आप यहाँ और वहां छिप के तो बच्चा उस नेट में क्या देख रहा है वो तो आप आके जब ऐसे सिर मारते हैं तभी पता चलता है कि बच्चा क्या देख रहा है। तो नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हाउ टू डील विद दिस, क्योंकि जिसको हम पहले पॉइजन समझते थे अब वही पॉइजन हमें सर्व करना पड़ रहा है। ओके, अब ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है, इस प्रिंसिपल को बड़ा ध्यान से समझ लेना। इस प्रिंसिपल में एक होता है स्टिमुलस, सामने कोई चीज है, सपोज सामने एग्जांपल एक आइसक्रीम है और ये है रिस्पॉन्स। आइसक्रीम देखा और बच्चे ने जिद किया कि मुझे आइसक्रीम खाना है, अब भी कि अब भी खाना है, और आप शॉप में थे और अभी आपको नहीं देना है क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है और आपको मालूम है कि उसको अस्थमा का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये स्टिमुलस है और ये रिस्पॉन्स कर रहा है। आप क्या करेगा, वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, जमीन से लौटेगा और वही दुकान का सामान उठा के फेंकना शुरू करेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि जब भी मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी मम्मी डर जाती है, और जब डर जाती है और आसपास वालों को देखती है कि वो कैसी किसी आंखों से देख रहे हैं तो मेरी मम्मी तो दिलाती है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बच्चे का एक बिलीफ बना हुआ है कि जब जब मैं रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, सिर माथा मारता हूँ, या मैं बोलता हूँ मैं चौथी मंजिल से कूद जाऊंगा, मैं चाकू उठा के मार लूंगा अपने आप को, ये डर जाते हैं और ये मेरे को दिला देते हैं। रिमेंबर, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और उसके बीच में है बिलीफ सिस्टम बच्चे का। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसका रिस्पॉन्स बदल जाए, उसका रिस्पॉन्स बदल जाए, लेकिन जब तक वो बिलीफ नहीं बदलता वो रिस्पॉन्स नहीं बदलता। ये बच्चा तो सुनता ही नहीं है, ये तो कहते ही नहीं है। हम उसको 2 दिन रही दिए, बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैम वो 2 दिन तक खाना नहीं खाया। मैंने बोला अच्छा, कुछ भी नहीं खाया?
नहीं मैम वो बीच बीच में वेफर खा लेता था लेकिन खाना नहीं खाया। अच्छा, वेफर खा लिया, खाना नहीं खाया, पेरेंट्स परेशान। रिमेम्बर, यदि किसी भी बच्चे का रिएक्शन चेंज करना है, उसका गुस्सा कंट्रोल करना, उसके व्यवहार को कंट्रोल करना है, तो व्यवहार पे फोकस नहीं करके उसके बिलीफ सिस्टम को तोड़ना होगा, जो हमने बचपन से डाल के रखा कि जब वो रात को डिमांड करता या कोई भी चीज की डिमांड करता, ये छोटी छोटी पेंसिल रबर की डिमांड करता था, उसने बोला और हमने दे दिया, बोला और हमने दे दिया, उम्र के साथ उसकी डिमांड बढ़ गई और आज हम नहीं दे सकते। आज बोलेगा मुझे आईफोन चाहिए, आज बोलेगा मुझे ये ब्रांड के शूज ही चाहिए, आज चाहिए, अभी के भी मुझे गिटार चाहिए, आज आप नहीं दे सकते। नॉट पॉसिबल कि आप कितनी भी कॉस्टली चीजें आप उसको दे दें, लेकिन उसका एक बिलीव बैठ गया कि यदि मैं ऐसा चिल्लाता हूँ, ऐसा रोता हूँ और इनको चमकाता हूँ तो ये ऐसा करेंगे। अब आपके उसके बिलीफ पे काम करो। याद रखना, ऊपर वाले ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है कि आपसे अच्छा माँ बाप उसका कोई हो नहीं सकता, तो आप अपने दिमाग पे और अपने डिसीजन पे भरोसा करके रखना कि जो आप सोचेंगे बिल्कुल परफेक्ट ही सोचेंगे। यदि आपको अंदर से लगता है ये चीज मुझे इसको नहीं दिलाना, तो याद रखना कि दुनिया का कोई काउंसलर आपको सही सलाह नहीं दे सकता। आप राइट ही सोच रहे हैं, ये नहीं दिलाना है तो नहीं दिलाना, लेकिन नहीं दिलाना है। एक बार डिसीजन लिया तो उस पर फर्म रहो, फर्म रहो, बहुत पोलाइट रहो और बहुत प्यार से उसको वन स्टेटमेंट में समझा देना, बेटा ये इस समय नहीं मिलेगा, दिस इज फाइनल, अप, योर वर्क इज डन। अब उसका डिसीजन आएगा, बड़े प्यार से देखना। अब वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, सोसाइटी को बुलाएगा, सिर पे माथा मारेगा, जमीन पे माथा मारेगा, कोई सामान भी हो सकता उठा के फेंक दे, आपका मिरर ही तोड़ दे, ये उसका डिसीजन है, बट आपका डिसीजन फाइनल है। सिर्फ वॉच करते रहो कि पिक्चर कितने आगे बढ़ती है। आप जितने साइलेंट, जितने काम और जितने पीसफुल होंगे, आप उतने इफेक्टिव होंगे। क्योंकि यदि आपका रिएक्शन नहीं हो रहा है, 3 मिनट के अंदर शो खत्म हो जाएगा। और यदि ऑडियंस ही नहीं रहेगी तो शो तो हो ही नहीं सकता ना। आप वहां से उठ के चले जाएं। योर डिसीजन इज फाइनल, रिमेम्बर दैट। जब माँ बाप डिसाइड करते हैं तो उसका डिसीजन ऊपर वाला भी बदल नहीं सकता, इसलिए अपने ऊपर ट्रस्ट करो। यदि आपको लगता है इस चीज से मेरा बच्चा बिगड़ेगा, तो आप सही सोचते हैं। यदि आपको लगता है ये चीज की जरूरत इस उम्र में नहीं है, तो आप सही सोचते हैं। यदि आपको लगता है कि इतनी ब्रांडेड चीजों से मेरा बच्चे बिगड़ेंगे, ये सही सोचते हैं, क्योंकि आप उसकी जरूरत पूरी करने के लिए, अय्याशी का सामान के लिए नहीं, उसके लिए वो खुद कमाएगा और करेगा। ये जो आप पैसा एक्सेस कमाते हैं वो अपने लिए कमाते हैं। तो बच्चों की जरूरत पूरी करो, उनकी किताबें दो, उनको अच्छी स्कूल दो, उनको शिक्षा दो, लेकिन अय्याशी का सामान नहीं दिलाना। और ये दिला के प्राउड फील नहीं करना कि मैं तो बहुत रईस बाप हूं या बहुत रईस माँ हूं। नेवर, राइट। सो हमेशा याद रखो, रिएक्शन बदलना है तो बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करना है कि यदि आप बोलते हैं तो आप अचल हैं, अटल हैं और अडिग हैं। अब आपको कोई हिला नहीं सकता। अब बोला मैं चौथे माले से कूद जाऊंगा, तो पहले डॉक्टर का नंबर निकाल लो, इलाज करा देंगे हम। हाथ काट लूंगा, हमारे पास आते हैं रोज बच्चे से कटिंग कर करके, मैम मैं मर जाऊंगा, मैं हाथ काट लूंगा। मैं बोली ठीक है भाई, सामने ट्रायल लेते हैं, अपन करते हैं, ठीक है। रिमेम्बर दैट, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि उसके धमकी से ज्यादा आपके प्यार की ताकत है, आपके स्नेह की ताकत है, आपके धैर्य की ताकत है, आपके टॉलरेंस की ताकत है। कल एक बच्ची आई 15 साल की, पूरे हाथ में कट मारी, एक कट रात को यहाँ मारी, बोली मैम मुझे बिल्कुल जीना नहीं है, मैं मर ही जाना चाहती, मेरे जीवन में कोई सुख ही नहीं है। मैंने बोला सीरियसली बोल, तो बोली हाँ मैम मैं सीरियसली बोली, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैंने बोला ठीक है चल यहाँ ट्रायल लेते हैं, ऐसा कर, तेरे दोनों हाथ अभी खाली हैं, थोड़ा सा कट है, पेन नहीं है, तो काम कर सकती है, ऐसा कर, ऐसे नाक बंद कर, ऐसे मुंह बंद कर, ठीक है, और देखते हैं कितनी देर तक कर पाते हैं अपन, ठीक है। ट्रायल हो जाएगा ना, इतना सीरियस काम तो यहाँ पर ट्रायल में, यहाँ तो मैं भी हूँ। तो
तो बोलती मैम मैंने ऐसा करके देखा था, मेरे घर में जो बाथटब है ना, मैं उसमें बाथटब में घुस गई थी, मैंने उस दिन सोच ही लिया था मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं 5 मिनट के बाद बाहर आ गई। बोली अच्छा तो 5 मिनट तक रह गई? तो मैं बोली मैं 4 मिनट का ट्रायल लेती हूँ, सिर्फ 4 ही मिनट में, 5 की तो आदत है तुझे। नहीं मैम लेकिन उस दिन क्या हुआ, मेरे अंदर से ऐसे एक आवाज आती कि नहीं किसी को तो जीना है, वो एक ही आवाज आती है। मैं बोली वो एक आवाज आती ना, तो तू उस एक आवाज को पूरी करके बता। तो पहले जीने का सब ट्रायल मार ले, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर वो एक आवाज भी आनी बंद हो जाएगी, तो फिर अपन सोचते हैं कि यार अच्छे तरीके से कैसे मरना है, तो क्या करें। तो बोले ठीक है मैम, वो एक वाले के लिए काम करते हैं, राइट। अब वो लड़की ने एक वाले के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है और काम शुरू हुआ है, राइट। सो नहीं डरना है, आपको पता है जान देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वो है, डरो मत। और यदि जानी होगी ना जान, बच्चा खोनी होगा ना, तो वो सामने होगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक जियो अच्छे से जियो, हिम्मत से जियो, निडर होके जियो, क्योंकि ये माँ बाप जो हम हैं ये जान लगा देते हैं किसी भी काम के लिए, कुछ पाने के लिए, तो हम वो माँ बाप हैं। और इसके साथ में लास्ट में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी और उसके बाद बस आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लेंगे। तो आई जस्ट स्टार्ट वन वीडियो, आप ये वीडियो को देखना, उसके बाद देन विल टेक द क्वेश्चन आंसर। फुल स्क्रीन है। राइट। सो सबने वीडियो देखा? ये वीडियो बार्सिलोना ओलंपिक का था और ये जो लड़का आपने देखा उसने फुल प्रिपरेशन की थी और उसको स्प्रेन हो गया था। हाँ, और उसको स्प्रेन हो गया था और जब वो बीच में था स्प्रेन की वजह से वो रुक गया और
ऐसा लगा कि रेस उसकी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी उसने डिसाइड किया कि नहीं, एनी हाउ मैं रेस कंप्लीट करूंगा। और जब उसने फिर चलना शुरू किया तो दूर से कहीं व्यूअर में, ऑडियंस में उसके फादर बैठे थे। वो फादर वहां से भागते हुए आए और वो फादर ने उस बच्चे को अपना शोल्डर दिया और उस बच्चे ने अपनी रेस पूरी की। और जब लास्ट में वो गया उसके रेसिंग को खत्म करने के लिए, उसके फादर ने अपना साथ छोड़ दिया, बोले तू अकेले जा, और वो बच्चा अकेले वहां तक पहुंचा। आप यकीन नहीं मानोगे, 65,000 का जो वहाँ क्राउड बैठा था वो उनके लिए खड़ा नहीं हुआ जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आए थे। वो 65,000 लोग सिर्फ उस लड़के के लिए खड़े हुए और पूरी जान से उसको क्लैप किया, जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने गिव अप नहीं किया, और जिसके फादर ने अपना शोल्डर दे दिया कि जब बच्चा चल नहीं पाए, बेटा मैं हूँ, लेकिन तेरी रेस को मैं हारने नहीं दूंगा। और उस बच्चे ने अपने पिता की वजह से वो लगन आ गई। तो हम सब भी, बच्चे हमारे कैसे हों, कम से कम इतना तो याद रखें कि मरते समय हमें इतने ऊपर प्राउड हो कि एटलीस्ट मैं तो बेस्ट माँ रही, मैं तो बेस्ट बाप रहा। मेरा बच्चा बेस्ट हो पाया नहीं हो पाया ये तो वो डिसाइड करेगा, लेकिन लेट मी डू माय बेस्ट। और कभी भी यदि सीखने का कोई वेबिनार हो, कभी सीखने की कोई मीटिंग हो, कभी कोई थेरेपी हो, कभी पीछे मत जाओ। नहीं पता हमारी कौन सी सांस आखिरी सांस है, लेकिन किसी भी सांस में पश्चाताप ना हो, किसी भी सांस में ऐसा ना लगे कि मुझे करना था, मैं कर सकता था, नहीं कर पाया। वी हैव ओनली वन लाइफ, और जिसने ये तकलीफें दी है ना, उसने रास्ते भी बनाए। हिम्मत का एक कदम आपका, मदद की 1000 कदम उसके मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। और अब आप अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को, और आपको किसी भी तरह की क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा अनम्यूट करना वो करेंगे, वो करेंगे। Ma'am, we have unmuted everybody. If there is any question, parents, from their side, you can unmute and ask. हाँ, आप बोल के क्वेश्चन कर सकते हैं, अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। एक मिनट, काउंसलर एक है स्कूल में, बट लास्ट 3 years से मेरे कोई काउंसलिंग नहीं हुई। आई थिंक एवरी 3 months बच्चों की काउंसलिंग हुई। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, स्कूल में भी काउंसलर है, और कभी स्कूल का पूरा मैनेजमेंट उसकी पूरी टीम के साथ काम करता है। यदि कभी पेरेंट, इसलिए अलर्ट होना बहुत जरूरी, अवेयर होना बहुत जरूरी। यदि ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है, तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाइए और अपनी क्वेरी जरूर सामने रखिए। और ये याद रखो, इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा स्कूल, दुनिया कैसी भी हो, यदि आज कोई प्रोफेशन अभी भी नोबल है, उससे 2 हैं, एक टीचिंग का और एक डॉक्टर का। आज भी वो नोबल है और वो एक बहुत बड़े पर्पस पे काम करते हैं। यदि कोई चीज अनदेखी हो जाती है और आप ऐसे पेरेंट वहां पे जाके अप्रोच करते हैं, तो जरूर वहां पर काम होगा। और जैसे मैंने बताया कि यदि बच्चा 8 तक पहुंच जाता है, करियर काउंसलिंग आप जरूर कराओ। जरूरी नहीं मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, उसके भाई बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी क्योंकि ये इतने साइंटिफिक टेस्ट हैं, आपको कुछ ही समय में वो बता देंगे कि हमारे बच्चे का टैलेंट क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है, पैशन क्या है, और फिर आप करियर डिसाइड करेंगे तो सक्सेस रेशियो 100% होगा। राइट, एक क्वेश्चन है, मैम मेरे बेटे की में बहुत ज्यादा हायर होने की प्रॉब्लम है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता है, कुछ भी बात नहीं सुनता है। राइट, परफेक्ट। ये जो प्रॉब्लम है संतोष अग्रवाल जी की है, राइट। अब ये एक्चुअली संतोष जी सिर्फ आपकी नहीं, दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम पेरेंट्स इसको फेस करते होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, हाइपर हो जाता है, गुस्सा बहुत करता और कुछ भी नहीं सुनता। सबसे पहले याद रखना बहुत जरूरी है कि उसकी एज क्या है।
यदि वो 9 साल और उसके आसपास है तो उसके हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसके मूड स्विंग होते हैं, बिना बात के भी आपसे जोर से बात कर लेगा, आपने इतनी सी बोली वो आपको 10 सुना देगा और बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, ठीक है। इस समय उसके हार्मोन्स उसके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम माता पिता को समझना जरूरी है कि उसके मूड स्विंग होते हैं, इसलिए वो इस तरह से बात कर सकता है। लेकिन रिमेम्बर दैट आपके हार्मोन चेंज नहीं हो रहे, राइट आप किशोरावस्था में नहीं जा रहे, इसलिए आप बहुत शांत, स्थिर और स्टेबल रह के ही बात करेंगे। नंबर 2, यदि आप शांत होकर बात करेंगे तो वहां का रिस्पॉन्स शांति से ही आना चाहिए। लेकिन यदि बच्चा जोर से और बदतमीजी से बात कर रहा है तो आप तब तक शांति रहें जब तक वो आपकी टोन में ना आ जाए। आपको अपना टेम्पर हाई नहीं करना, उसके लिए उसको नीचे आके आपसे प्रॉपरली बात करेंगे तो ही आप रिस्पॉन्ड करें। उसको पता होना चाहिए कि माता पिता से बात कैसे करना चाहिए, राइट। नंबर 2, पढ़ाई नहीं करता है तो बहुत, एक नहीं, उसके लिए शायद हम कोई दूसरा वेबिनार कर सकें। कौन पढ़ा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, एनवायरमेंट आप किस तरह से पढ़ाएं। नंबर 3, पढ़ाई इट्स ए लाइफ लॉन्ग जर्नी, ये बहुत प्लेजरेबल होना चाहिए। और प्लेजरेबल होने के लिए कि बुक के साथ आपको, अभी शायद नया लगे लेकिन मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि स्टडी टेक्निक पे एक वेबिनार रखे तो मैं आपको बता सकूं। उसके साथ यदि अल्फा म्यूजिक चलती है, यदि उसके साथ एक एरोमा होता है और यदि उसके साथ कलर्स होते हैं तो हमारी लर्निंग टेक्निक्स 100 टाइम्स बढ़ जाती है, राइट। पढ़ाई सिर्फ 30 मिनट एट द मैक्स, उससे ज्यादा नहीं हो, क्योंकि 25 मिनट के अंदर अटेंशन रिटेंशन खत्म हो जाता है। ओके, तो ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं, यदि आप पेरेंट्स को पता हो तो आप पढ़ाई का टाइम प्लेजरेबल टाइम के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत हैप्पी मूड होना चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होनी चाहिए, और एनवायरमेंट और पढ़ाने वाला कौन है ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, राइट। और है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टेक आउट फियर फ्रॉम माई डॉटर, फियर फ्रॉम स्टेइंग अलोन, स्विमिंग, गोइंग आउट एक्सेट्रा, शी इज 16 ईयर। वाह, बहुत सुंदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन, इसको बोलते हैं, ये जो फियर होता है इसको फोबिया बोलते हैं। फोबिया में क्या होता है कि यदि बच्चा अकेले नहीं रह पाता, आप थोड़ा भी बोलते भी हैं कि हम अभी बाजार जाके आते हैं, वो एकदम डर जाएगा, या पानी देख के डरेगा, स्विमिंग पूल के लिए डरेगा। इसको बिहेवियर थेरेपी देते हैं कि बच्चा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो इसमें यदि पानी से डर लगता है, स्विमिंग पूल से डर लगता है, तो आपको उसके साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी है। हमेशा इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, क्योंकि बच्चा अंधेरे से, पानी से ओवर सेंसिटाइज है, तो उसको आप सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइज करें। कैसे? सपोज अंधेरे कमरे में ले जाना है, उसका डर दूर करना है, तो आप एक तो कोई उसकी फेवरेट चीज रूम में रखें, हल्की सी लाइट जलाएं और अपने साथ लेके जाएं, और तब तक रखें जब तक वो वहां कंफर्टेबल होती है। जैसे उसको लगता है अभी मैं डिस्कम्फर्ट हो रही है, वो सेशन खत्म। अब स्टेप बाय स्टेप आप धीरे 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 इसको बढ़ाएंगे। फिर आप थोड़ी दूर खड़े हैं, बच्चा मैं यहीं खड़ा हूँ, तू जा, मैं यहीं खड़ा हूँ, और अपनी वो फेवरेट डॉल लेके आ, ठीक है। जब जब वो कंफर्टेबल जोन उसका बढ़ते जाएगा, आप उसके साथ रहते जाएं स्टेप बाय स्टेप। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। आपके यहाँ जो काउंसलर होंगी, आप उनसे यदि पूछेंगे वो आपको सिस्टमैटिक वे बता देंगे, और किसी भी तरह का फोबिया इससे बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा, और वो बच्चा पानी में, स्विमिंग में बहुत अच्छे से जा पाएगा, राइट। एनी अदर क्वेश्चन? आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, थेरेपी से रिलेटेड। ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है, बहुत सारे बच्चों को होता है। और कोई क्वेश्चन? माई डॉटर, हाँ, माई डॉटर इज इन 8th नाउ, लर्निंग डिसेबिलिटी, एब्सोल्युटली। देखिए बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है लर्निंग डिसेबिलिटी। आपको पता है ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये पैदाइशी प्रॉब्लम होती है, और आपको फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में पकड़ में आना शुरू हो जाती है, जब बच्चे को रीडिंग और राइटिंग या मैथ्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब यदि अपना बच्चा 8th में आ गया है तो अब उसका करियर का टाइम है, और 8 तक पहुंच गया मतलब वो
रीडिंग भी कर पा रहा है और वो राइटिंग भी कर पा रहा है टू द सर्टेन एक्सटेंट। इस समय आपको प्रिंसिपल मैम के टच में जरूर रहना है, क्योंकि बोर्ड ने इनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज दे के रखी हैं। इसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑथराइज्ड टेस्ट करवाने होते हैं, वो टेस्ट कराएंगे, उसका सर्टिफिकेशन होता है जो आगे के प्रोसीजर प्रिंसिपल करते हैं, और उसमें बच्चे को 10th और 12th में फैसिलिटीज मिलती हैं जिसमें उनका पास होना श्योर हो जाता है। क्योंकि बोर्ड को भी पता है कि सिर्फ रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम की वजह से बच्चे का कोई हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, और ये ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, कराटे और स्पोर्ट्स में ये जबरदस्त होते हैं। तो करियर वाइज हमें फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि पढ़ाई में एक लिमिटेशन है। करियर के लिए डिसाइड करना पड़ता है कि ये किस जगह पैशनेट है, किस जगह बहुत बढ़िया करता है। तो 8th यदि कंप्लीट हो गया तो आप उसका करियर काउंसलिंग करवा लें, और ये देखें कि जहां वो बहुत बढ़िया कर सकता है तो पढ़ाई के साथ साथ उसकी उसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग आप करवा देंगे। तो बिल्कुल जब उसके दोस्त डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, तब तक आपका बच्चा म्यूजिशियन हो सकता है, डिजाइनर हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है। तो इसमें थोड़ा आपको थेरेपिस्ट, काउंसलर और प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर हैं, उनकी मदद लेनी पड़ेगी। राइट, एक मिनट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माय सन इज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, अनेबल टू होल्ड द पेंसिल एंड राइट। आप राजू सर ये बोल रहे हैं, इट्स ब्यूटिफुल, इट इज रियली अप्रिशिएटेबल कि आप अपने बच्चे को इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्व करना, पहचानना अर्ली स्टेज में ये सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि इसको ठीक करना बहुत आसान होता है। क्योंकि ये जो सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, यदि यहाँ प्रॉब्लम है तो भी हमें इनके डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग के टेस्ट करने पड़ते हैं, और ये टेस्ट में हमें पकड़ में आ जाता है कि यदि कोई मस्कुलर प्रॉब्लम है या फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन की बच्चा नहीं पकड़ पाता, इमीडिएटली इसकी एक्सरसाइज शुरू करा देते हैं, और एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो इसमें इमीडिएटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को कम से कम आधा घंटा पढ़ाएं खुद से, ताकि आप ऑब्जर्व कर सकें कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, और यदि प्रॉब्लम आ रहा है, ये वाला प्रॉब्लम जो ग्रिप का प्रॉब्लम है, होल्ड करने का प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाता है। इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज होती है, राइट। ये मेरे ख्याल से आपके काउंसलर या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं या वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, उनको भी ये सारी चीजें पता होंगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय सन इज 8 years old and he is autistic child, राइट सर। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मैंने बताया था अवेयरनेस। ऑटिस्टिक चाइल्ड तब भी आप बोलिए जब वो डायग्नोस्ड हो, और उसमें भी डायग्नोसिस में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, सीवियर ऑटिस्टिक है या स्पेक्ट्रम ऑटिस्टिक है। क्योंकि इसमें यदि माइल्ड है, मॉडरेट है और स्पेक्ट्रम ऑटिस्टिक है तो उसके ठीक होने के बहुत चांसेस हैं, इंप्रूवमेंट के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, राइट। तो इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसमें हम लोग कोई करते हैं, कार्ड्स टेस्ट आता है, आपके यहाँ भी अवेलेबल होगा, साइकोलॉजिस्ट के पास होगा। तो कार्ड के टेस्ट होते हैं और दूसरे भी टेस्ट होते हैं जो ऑटिस्टिक को चेक करते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, किस फील्ड में प्रॉब्लम है, और यदि आप इमीडिएटली थेरेपी शुरू करेंगे तो यू विल स्टार्ट गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स, राइट। एंड माय डॉटर इज 16 years, शी डज नॉट राइड साइकिल, फियर टू फॉल। इसमें भी वही आंसर आएगा, यदि बच्चा डरता है तो एकदम से उसको मत बैठाओ, सिर्फ उसको साइकिल लेके साइड में चलेगी, फिर साइकिल लेके दौड़ेगी, फिर आप बैठेंगे और उसको पीछे बैठाएंगे, फिर उसको आप आगे बैठाएंगे, आओ, और आप पीछे बैठेंगे, राइट। फिर कुछ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइज करते जाएंगे, उसकी कंफर्टेबल जोन के हिसाब से वो बच्ची सीख जाएगी, राइट। मैम, मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ, मैं सॉरी हाँ, मैं यहाँ नहीं, ओके राइट, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मेरा मेल आईडी भी ले सकते हैं, lavanyapatel.lp@gmail.com। आप मेरे गूगल में भी जा सकते हैं, लावण्या पटेल से, अनन्या सेंटर के नाम से, आप एफबी पेज में भी जा सकते हैं, वहां भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। माय चाइल्ड इज हियरिंग डिसेबिलिटी, वी आर डूइंग स्पीच थेरेपी, एनीथिंग एल्स वी कैन डू? परफेक्ट। स्पीच थेरेपी जो आप कर रहे हैं बिल्कुल बराबर कर रहे हैं। हियरिंग डिसेबिलिटी में यदि हो सकता है, आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा हियरिंग एड लगाना, क्योंकि जब वो सुनेगा तो ही वो बोल पाएगा, राइट। तो स्पीच थेरेपी के साथ हियरिंग एड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी बराबर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है कि नहीं, वो आप चेक करते रहा करो बीच बीच में। स्पीच थेरेपी जो
करा रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट करा रहे हैं, और 8 रहेगा तो उसमें थोड़ा सा स्लो रिएक्शन होगा, लेकिन उसका भी रिस्पॉन्स रेट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा जैसे जैसे वो एडजस्ट होना शुरू करेगा. Okay, my son is, next question, my son is 8 years old and doesn't concentrate in any one thing. Okay, इसमें सर ये है आदित्य साहू. सर इसमें आपको चेक करना पड़ेगा. कॉन्सेंट्रेट तो नहीं करता, लेकिन क्या वो एक जगह बैठ पाता है? क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है, ये बच्चे ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है यूजुअली, जरूरी नहीं हमेशा. अब यदि वो बच्चा एक जगह बैठ ही नहीं पाता, फोकस ही नहीं कर पाता, तो चेक करो इनकी नोटबुक हमेशा इनकम्प्लीट होगी. आप ये भी चेक करो कि इसके वर्क जो होगा, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर देता है तो आंसर उसके इनकम्प्लीट होंगे, और क्लास में कभी इधर बैठ रहा है, कभी उधर बैठ रहा है, कभी इससे बात कभी उससे बात कर रहा है. तो यहाँ पर चेक करना बहुत जरूरी है कि इनकम्प्लीट वर्क हो रहा है, एक जगह बैठ नहीं पा रहा है, आप कुछ भी बोलते हैं तो वो फोकस नहीं करता, वो इधर उधर कर रहा है. तो अब आपका टाइम है कि आप उसकी फिर से ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का एक बार चेक करा लीजिए, ये श्योरिटी के साथ कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. और यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जिनसे आप टेस्ट कराएंगे वो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर जो भी होंगे वो आपको गाइड करेंगे. कॉन्सेंट्रेशन के सिंपल 3 से 4 एक्सरसाइज होते हैं जो बच्चे को रात को सोने से पहले करना होता है, एंड इट्स ए फैमिली रिचुअल. यदि पूरा परिवार करता है तभी बच्चा करेगा, और आप विद इन 15 to 20 डेज उससे उसके कॉन्सेंट्रेशन में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाता है. राइट? एनी अदर क्वेश्चन? Thank you, ma'am, for giving the time. Yeah, it was pleasure. Thank you so much, Kalpana ma'am, and thank you so much, my parents and all the Raipur parents.